हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अंशुल। स्वागत है आपका आज के लेक्चर में और मेरे यूट्यूब चैनल इनक्रेडिबल स्टडीज में। आज का हमारा लेक्चर रहेगा ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन के ऊपर। इससे पहले हम अपना काफी टॉपिक कवर कर चुके हैं, जैसे कि फोटोसिंथेसिस हो गया, न्यूट्रिशन इन अमीबा हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, अपना ह्यूमन डाइजेशन हम कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो आज का लेक्चर हमारा रहेगा ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन के ऊपर। ठीक, तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन है क्या। बहुत से बच्चे समझते हैं कि ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन एक ही चीज है, कि सांस लेना सांस छोड़ना। ठीक है, यही दोनों ब्रीदिंग रेस्पिरेशन है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। ब्रीदिंग जो आपकी होगी वो एक फिजिकल प्रोसेस है, फिजिकल प्रोसेस, और रेस्पिरेशन जो है वो है केमिकल प्रोसेस, केमिकल प्रोसेस। ठीक है, ब्रीदिंग जो है आपकी वो है फिजिकल प्रोसेस और रेस्पिरेशन जो है वो है केमिकल प्रोसेस। अब आप कहोगे कि कैसे? देखो, ब्रीदिंग के अंदर हमारी मसल सिस्टम आ रही है, जैसे कि हमारी चेस्ट की मसल्स हैं, कुछ मसल्स होती है हमारे अंदर जो हमें सांस लेने और छोड़ने में मदद करती है। ठीक है, लेकिन रेस्पिरेशन एक बिल्कुल ही डिफरेंट प्रोसेस है, जिसके अंदर केमिकल रिएक्शंस का इस्तेमाल होगा आपके शरीर की एनर्जी बनाने के लिए। ठीक है, तो ब्रीदिंग का मतलब क्या है? सांस लेना, सांस छोड़ना, खत्म। रेस्पिरेशन आपके सेल के अंदर जाके होगा, जहां पे ग्लूकोज को तोड़ के पायरुवेट बनाया जाएगा, पायरुवेट से फिर एनर्जी बनाई जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग लगा लो अपने पास ब्रीदिंग, सब हेडिंग होगी हमारे पास ब्रीदिंग। अब ब्रीदिंग में ये तो देख लिया कि ब्रीदिंग क्या है, एक फिजिकल प्रोसेस है। अब ब्रीदिंग होगी कैसे, तो एक छोटा सा डायग्राम देख लेंगे। हाँ, बन गया। ठीक है, फिलहाल के लिए छोटा सा डायग्राम बना लेंगे, उसके बाद हम इसे जो भी इसमें पार्ट होंगे वो लेवल कर देंगे। तो सबसे पहले ये आपकी नाक, यानी जहां से सांस ले रहे हैं, तो नाक यानी नोज, और नोज के अंदर होंगे, नोज को बोलेंगे हम नेजल कैविटी। ठीक है, नेजल कैविटी, जहां से हम सांस लेंगे। ठीक है, अब इसके अंदर कुछ चीजें होंगी, जैसे कि हमारे पास हेयर्स होंगे, जिन्हें हम क्या बोल देंगे? नोस्ट्रिल्स। और हमारे पास म्यूकस होगा, म्यूकस वही जो हमारे नाक के अंदर फ्लूइड रहता है, जुकाम होने पे ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों का काम क्या होगा? एक तो भाई ये इम्प्योरिटीज को ट्रैप करेंगे, यानी जो हवा के अंदर जो गंदगी है उसे ट्रैप करेंगे, और हवा को प्योरीफाई करने में मदद करेंगे, और उसके अंदर जो बैक्टीरिया होंगे उन्हें किल करने में मदद करेगा कौन? म्यूकस। तो क्या क्या पॉइंट लिखे भाई इसके हमने? एक तो प्योरीफाई एयर, प्योरीफाई एयर, और किलिंग बैक्टीरिया। ठीक है भाई, चलो। अब हमने सांस ली, तो सांस लेते टाइम वो किसी पाइप से नीचे जाएगी, तो उस पाइप का नाम क्या होगा? उस पाइप का नाम होगा विंड पाइप, विंड पाइप। और दूसरा नाम है इसका ट्रैकिया। ठीक है, ट्रैकिया। अब ये जो पाइप होगा थोड़ा कमजोर सा ही होगा, जैसे हमारा फूड पाइप है वही मस्कुलर बना हुआ होगा, तो इसका मतलब इसे प्रोटेक्ट करने के लिए भी कुछ चाहिए होगा। तो इसके पास होगी सी टाइप कार्टिलेजिनस रिंग्स, इस तरीके से कंप्लीट नहीं होंगी, सी टाइप बनी हुई होंगी ऐसे। ऐसा आपके पास सी टाइप कार्टिलेजिनस रिंग्स होंगी। नाम क्या होगा इनका? सी टाइप कार्टिलेजिनस रिंग्स। ठीक है, काम क्या होगा इनका? प्रोटेक्शन का। किसे बचाएंगे? विंड पाइप को। और प्रोटेक्शन भी कैसे? कोलैप्स होने से बचाएंगे, प्रिवेंट कोलैप्स ऑफ ट्रैकिया। कोलैप्स का मतलब फटना, फटने से बचाएंगे विंड पाइप को। अब इसके अंदर प्रेशर इतना हाई होगा, क्योंकि इसके अंदर से क्या जा रही होगी? एयर जा रही होगी, तो इसके अंदर प्रेशर क्या होगा? बहुत ज्यादा हाई होगा, तो उसकी वजह से जो होगा ट्रैकिया आपका, उसके ऊपर काफी जोर पड़ेगा, तो उसे फटने से बचाने के लिए कौन होगा आपके पास? सी टाइप कार्टिलेजिनस रिंग्स। अब कार्टिलेज क्या है? आपने 9th क्लास में पढ़े होंगे टिश्यूज, टिश्यूज के अंदर आपने पढ़ा होगा स्पेशल टाइप ऑफ कार्टिलेज, जिसके अंदर हमारे पास बोन्स आई थी, और दूसरा क्या था? कार्टिलेज। कार्टिलेज ये वाला,
यानी बोन जैसा ही होगा लेकिन बोन से सॉफ्ट होगा, ठीक। हमारी नाक में भी होगा, यहाँ पे हमारे कान में कार्टिलेज है, ठीक है। तो उसी का कार्टिलेज का आपका क्या बना हुआ है आपके पास, सी टाइप की कार्टिलेजिनस रिग्स, ठीक। उसके बाद ये जो ट्रैकिया होगा, ये जो पूरा का पूरा पाइप है, आगे जाके दो पाइप में और डिवाइड हो जाएगा, किसके अंदर, लंग्स के अंदर। तो इन्हें हम बोल देंगे ब्रोंकस। एक पाइप को बोल देंगे ब्रोंकस, और अगर दो के लिए यूज करेंगे तो होगा ब्रोंकाई। तो ये तो होगा सिंगुलर के लिए, और ब्रोंकाई ये होगा प्लूरल के लिए, यानी अगर हम दोनों पाइप की बात कर रहे हैं, ठीक है। चलो, उसके बाद ये जो ब्रोंकाई हो गया, ब्रोंकस होगा, वो और जाके आगे डिवाइड होगा ब्रांचेज में, इस तरीके से। सेम इधर इस तरीके से ब्रांचेज होंगी, और इन्हें हम बोल लेंगे ब्रोंकियोल्स, ठीक है। इन्हें क्या बोल देंगे हम, ब्रोंकियोल्स। और इनके ऊपर फिर छोटे छोटे बलून्स लाइक स्ट्रक्चर लगे हुए होंगे, इस तरीके से। इनका नाम होगा एल्वेलाई, ठीक है भाई। चलो, अब एक बार देख लेंगे ब्रोंकी, ब्रोंकाई, इनका क्या काम है। इनका तो ज्यादा आपको पढ़ना नहीं है काम, ब्रोंकी और ब्रोंकियल्स का क्या काम है। मेनली आपके पास एल्वेलाई का काम है। एल्वेलाई मदद करेगा एक्सचेंज ऑफ गैसेज, ठीक है। ये आपकी मदद करेगा गैसेज एक्सचेंज में। देखो, आप सांस लोगे, सांस ली तो आपके लंग्स एक्सपेंड करेंगे। अच्छा, लंग्स तो लिखना भूल ही गए, ये आपके पास है लंग्स, पेयर में होंगे दो, यानी दो होंगे, ठीक है, लंग्स। तो जब आप सांस भरोगे तो लंग्स भी आपके एक्सपेंड करेंगे। जब आपके लंग्स एक्सपेंड करेंगे तो आपके एल्वेलाई भी एक्सपेंड करेंगे। ज्यादा एक्सपेंड करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा हवा जाएगी, और जितनी ज्यादा हवा जाएगी उतना ऑक्सीजन का क्या हो पाएगा, एक्सचेंज हो पाएगा, और ब्लड से ये कार्बन डाइऑक्साइड को उठा लेंगे। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ पे एक्सचेंज कैसे होगा, वो भी मैं आपको एक तरीके से समझा दूंगा, ठीक। फिर इसके बाद होगा एक स्ट्रक्चर यहाँ पे लंग्स के नीचे, इस तरीके से एक फ्लैट लाइक स्ट्रक्चर होगा, इसे कह देंगे हम डायफ्राम। डायफ्राम, ठीक है। अब इसे आप महसूस कर सकते हो, जैसे आप सांस लोगे तो जो डायफ्राम होगा यहाँ, इस जगह पे प्रेजेंट है आपका डायफ्राम। जब सांस लोगे तो ये फ्लैट पड़ जाएगा, और जब नॉर्मल स्टेट में आ जाओगे तो ये बिल्कुल अपनी सी शेप की इस तरीके से किस में आ जाएगा, आपकी शेप में आ जाएगा, ठीक है। तो इसका नाम है डायफ्राम, ठीक। चलो, एक बार आप इसे नोट कर लो, फिर उसके बाद हम एल्वेलाई देखेंगे किस तरीके से एक्सचेंज होगा, और फिजिकल प्रोसेस क्या हो रहे होंगे जिस टाइम पे हम सांस लेंगे, वो कैसे परफॉर्म हो रहे होंगे हमारी बॉडी में, वो देखेंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो आप। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे व्हाट हैपन्स व्हेन वी ब्रीथ इन एंड आउट। जब आप सांस लोगे और छोड़ोगे तो उस टाइम पे आपकी जो लंग्स होंगे, आपके जो क्या बोलेंगे, आपका रिब केज होगा, आपका डायफ्राम होगा, वो उस टाइम पे क्या कर रहा होगा, ठीक है। तो वो देखेंगे। इन यानी जब हम हवा अंदर लेंगे तो उसे हम बोल लेंगे इनहेलेशन, और आउट यानी जब हम बाहर छोड़ेंगे हवा अपनी नाक के थ्रू, उसे बोलेंगे हम एक्सहेलेशन, ठीक है। इनहेलेशन, एक्सहेलेशन। यहीं से आप ब्रीदिंग की क्या बोल सकते हैं, डेफिनेशन भी बना सकते हो। तो एक बार ब्रीदिंग की डेफिनेशन लिख लेंगे, यहीं पे लिख लेंगे। इट इज अ प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन of O2 and CO2 in the body, ठीक है। यानी जब हम इनहेलेशन करेंगे किसका, O2 का, और एक्सहेलेशन करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड का, यानी जो हम बाहर छोड़ेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, उसे हम क्या बोल देंगे, ब्रीदिंग बोल देंगे, ठीक। तो इनहेलेशन किसका कर रहे हैं हम, O2 का, और एक्सहेलेशन किसका कर रहे हैं हम, CO2 का, ठीक है। चलो, अब देखेंगे जरा इनहेलेशन के टाइम क्या होगा। एक बार आप सांस भरो, लंबी सांस भरी, तो आप देख रहे होंगे आपकी चेस्ट की कैविटी क्या हुई, एक्सपेंड हुई। तो सबसे पहला पॉइंट अब इसमें लिख लेंगे, चेस्ट कैविटी एक्सपेंड।
चलो दूसरा, अब रिबकेज, जो हम सांस लेंगे तो रिबकेज क्या होगा, ऊपर की तरफ उड़ जाएगा। तो जो रिबकेज होगा, रिबकेज अपलिफ्ट। रिबकेज तो पता ही होगा, जिसके अंदर हमारा लंग्स और हार्ट प्रोटेक्टेड रहेंगे। तो रिबकेज क्या होगा, ऊपर उठेगा, ठीक है, अप लिफ्ट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, जब हमने सांस भरी, चेस्ट कैविटी एक्सपेंड हुई, रिबकेज अपलिफ्ट हुआ। दूसरा जो हमारा वो डायफ्राम था, एक स्ट्रक्चर, वो डायफ्राम हमारा हो जाएगा फ्लैट। तो क्या होगा, डायफ्राम, डायफ्राम फ्लैट, ठीक है, और ऑक्सीजन इन, O2 इन, ठीक। चलो अब आ जाएंगे एक्सेलेशन पे। अब सांस छोड़ो, जो सांस ली थी, सांस ली छोड़ दी, तो क्या देख रहे, चेस्ट की कैविटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो चेस्ट कैविटी डिक्रीजेज, ठीक है। दूसरा रिबकेज, तब अपलिफ्ट हो रहा था, अब क्या होगा, डाउन, यानी नॉर्मल में वापस आ रहा है, रिबकेज नॉर्मल, ठीक है। या फिर लिख सकते हो रिबकेज कमिंग टू इट्स नॉर्मल पोजीशन, ठीक, रिबकेज नॉर्मल पोजीशन, कमिंग भी लिख लो जब इतनी बात हो गई, कमिंग टू नॉर्मल पोजीशन, ठीक। उसके बाद डायफ्राम हमारा क्या बढ़ गया था, फ्लैट, जब हमने सांस ली थी। जब हम सांस छोड़ेंगे डायफ्राम डिक्रीज होंगे, मतलब ओ सॉरी डिक्रीज कह रहा हूं, डायफ्राम फ्लैट हुआ था, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, डायफ्राम नॉर्मल, डायफ्राम नॉर्मल, ठीक। और दूसरा ऑक्सीजन इन हुई, यहाँ पे क्या होगी, कार्बन डाइऑक्साइड आउट। अब एक चीज और रहेगी, जब हम सांस लेंगे खाली चेस्ट कैविटी थोड़ी इंक्रीज होगी, जो लंग्स है वो भी तो इंक्रीज होगी ना उसकी कैविटी। तो लंग कैविटी इंक्रीजेस, लंग कैविटी इंक्रीजेस, और यहां पर लंग कैविटी डिक्रीजेस। चलो ये तो हो गया आपके एक्सेलेशन और इनहेलेशन के। अब यहीं पे मैं समझा दूं कि एल्वेलाई के अंदर क्या हो रहा होगा, ठीक है, समझेगा आप किस तरीके से एल्वेलाई है। ये एक एल्वेलाई है, ठीक है। अब इसके अंदर आपने क्या ली, एयर इन, जिसके अंदर क्या है, ऑक्सीजन है। दूसरी तरफ आपकी ब्लड वेसल है, यानी कैपिलरीज, वो इसके अराउंड इस तरीके से होगी, ठीक है, इस तरीके से होगी। अब यहाँ आपको वो प्रेशर कितना है, वो सब नहीं देखना, सिर्फ सिंपल भाषा में समझना है, हो क्या रहा, समझा। यहाँ पे ऑक्सीजन होगी ज्यादा, यानी यहाँ पे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल ज्यादा है, ऑक्सीजन ज्यादा है, और जो ब्लड है, ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, ठीक है, CO2, 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 ठीक। तो जब हम सांस भरेंगे तो यानी हमने ऑक्सीजन के अंदर प्रेशर बढ़ा दिया, अपने जो क्या बोलेंगे एल्वेलाई होगी उसके अंदर हमने ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन क्या कर दी, ज्यादा। केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, चीजें हाई कंसंट्रेशन से काम करेंगी लो कंसंट्रेशन में। तो यहाँ पे किसकी कंसंट्रेशन आई होगी, ऑक्सीजन की। यहाँ पे किसकी कंसंट्रेशन आई होगी, कार्बन डाइऑक्साइड की। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ ऑक्सीजन की क्या होगी, लो, और ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड की क्या होगी, लो। तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड हाई से लो आपके एल्वेलाई में चली जाएगी, और ऑक्सीजन हाई से लो यहाँ ब्लड वेसल में आ जाएगी। तो एल्वेलाई इस तरीके से आपकी गैसेस एक्सचेंज में मदद करता है, ठीक है। ये हो गया आपकी एल्वेलाई, और ये हो गया आपकी ब्लड वेसल, और ये चल रहा आपका गैसेस एक्सचेंज, गैसियस एक्सचेंज, ठीक। और वो जो मैंने डायग्राम बनाया वो ध्यान से देख लेना, एक बार आपका एनसीईआरटी का डायग्राम है उसके भी मतलब देख लेना, उसके अंदर भी दे रखा है, मतलब उसकी कभी कभी आ जाती है लेवलिंग करने को एग्जाम में, ठीक है। बाकी ब्रीदिंग में इतना बहुत है, इससे ज्यादा नहीं पूछेंगे, ठीक। चलो एक बार ले लो आप स्क्रीनशॉट। चलो नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन, ठीक है। अभी रेस्पिरेशन क्या हुआ, अभी हमने देखा था जब सेल के अंदर ऑक्सीजन का यूज करके एनर्जी बनाई जाएगी उसे हम क्या बोलेंगे, रेस्पिरेशन। तो इसके अंदर हम लिख सकते हैं व्हेन
यूजिंग ग्लूकोज in presence of oxygen to produce energy is known as respiration. ठीक है, यानी जब हम ग्लूकोज का यूज करके ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या बनाएंगे, एनर्जी बनाएंगे, उस प्रोसेस को हम क्या बोल देंगे, रेस्पिरेशन बोल देंगे। अब रेस्पिरेशन भी आपके पास क्या होगा, दो टाइप का होगा। तो टू टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन आर देयर। ठीक है, दो टाइप का होगा। पहला होगा आपके पास एरोबिक रेस्पिरेशन, दूसरा होगा आपके पास एनएरोबिक रेस्पिरेशन। पहला है एरोबिक रेस्पिरेशन, दूसरा है आपके पास एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एनएरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या अंतर है, देखो जो एरोबिक रेस्पिरेशन होगा उसके अंदर हम ऑक्सीजन का यूज करेंगे, यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एनर्जी बनाएंगे। एनारोबिक रेस्पिरेशन वो होगा जहां पे हम ऑक्सीजन की एब्सेंस में एनर्जी बनाएंगे। क्लियर है। एरोबिक रेस्पिरेशन वो होगा जिसके अंदर ऑक्सीजन का यूज करके यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एनर्जी बनाई जाएगी, और एनारोबिक रेस्पिरेशन वो होगा जहां पे ऑक्सीजन की एब्सेंस में एनर्जी बनाई जाएगी। तो लिख लेंगे एक बार, द रेस्पिरेशन takes place in presence of oxygen। ठीक है, एग्जाम्पल लिख लेंगे इसके, ह्यूमन सेल माइटोकॉन्ड्रिया, यानी हमारे सेल के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन होगा। ठीक, दूसरा द रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, इज नोन एज एनारोबिक रेस्पिरेशन। एग्जांपल लिख लेंगे, ईस्ट एक यूनिसेलुलर फंजाई होगी ईस्ट, उसके अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा। दूसरा हमारे ह्यूमन मसल सेल, हमारे मसल सेल के अंदर भी ये यूज होगा एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक, आप एक बार नोट कर लो इसे, फिर हम देख लेंगे कि रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया में कैसे एनर्जी बना रहा है, फिर ईस्ट के अंदर कैसे, ह्यूमन के अंदर कैसे। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लो, आप लिख लो। तो चलो देखते हैं एनर्जीज कैसे बनाई जाएगी हमारे सेल के अंदर, ठीक है, और ईस्ट के सेल के अंदर। सबसे पहले आपके पास होगा ग्लूकोज। ठीक है, उस ग्लूकोज को साइटोप्लाज्म, यानी वो जो हमारे सेल का लिक्विड कंटेंट होगा साइटोप्लाज्म, उसके अंदर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तोड़ा जाएगा। ठीक है, और इस प्रोसेस को हम नाम दे देंगे ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस, ठीक है। अब ग्लूकोज को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तोड़ा साइटोप्लाज्म के अंदर, प्रोसेस को बोला ग्लाइकोलाइसिस, और उससे बना हमारे पास पाइरुवेट। ठीक है, क्या बोला मैंने, ग्लूकोज था साइटोप्लाज्म के अंदर थोड़ा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, उस प्रोसेस को बोला ग्लाइकोलिसिस, और उससे हमारे पास क्या बन गया, पाइरुवेट। ठीक है, अब एक तो हमने बोला था कि माइटोकॉन्ड्रिया, ईस्ट और ह्यूमन मसल सेल। तो सबसे पहले देख लेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ठीक है, और ये होगा एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। ठीक, तो पाइरुवेट को तोड़ के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एनर्जी बनाई जाएगी एटीपी, और उसके साथ निकलेगा H2O, CO2 और आपकी एनर्जी एटीपी। याद रखना, एटीपी आपके शरीर की एनर्जी करेंसी है। कहने का मतलब अगर आपको किसी भी देश में सर्वाइव करना है तो आपको पैसे चाहिए, कुछ भी सामान अगर लेन देन करना होगा, तो ऐसे ही एटीपी आपके शरीर के पैसे हैं जिसकी मदद से आप चल फिर पाओगे, सो पाओगे, खा पाओगे। और इस एटीपी की फुल फॉर्म है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट।
ठीक, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल भी बोल देंगे, ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया हमारे शरीर का क्या है, पावर हाउस ऑफ सेल, जो तो हम पढ़ ही रहे हैं, ठीक है। चलो दूसरा हमारा नहीं है, दूसरा है ईस्ट के अंदर एक यूनिसेलुलर फंजाई होती है ईस्ट, और यहां होगा एब्सेंस ऑफ O2 के अंदर, यानी रेस्पिरेशन कैसा होगा, एनारोबिक रेस्पिरेशन। यहां पे हमें H2O नहीं मिलेगा, मिलेगा इथेनॉल, इथेनॉल जिसे आप अल्कोहल भी बोल दोगे, ठीक है, इथेनॉल यानी अल्कोहल। और साथ में मिलेगी CO2 और साथ में मिलेगी ATP, ठीक है। इससे इसकी एनर्जी बन गई। तीसरा होगा हमारे मसल सेल के अंदर, अभी जब इसकी हमने बात करी थी, हमारे मसल सेल के अंदर, मसल सेल, और ये भी कैसा होगा, एब्सेंस ऑफ O2, यानी एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा ये भी, एनारोबिक रेस्पिरेशन, जिसके अंदर हमें ऑक्सीजन की एब्सेंस में काम करना पड़ेगा। इसके अंदर इथेनॉल नहीं मिलेगा, H2O नहीं मिलेगा, इसके अंदर हमें मिलेगा लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड, साथ में CO2 और ATP, ठीक है। चलो अब एक एक करके नहीं समझ लेंगे। नॉर्मल आप देखोगे, अगर आप कभी ऐसे करोगे, अपने हाथ पे सांस मारोगे तो थोड़ी गिल्ली गिल्ली महसूस होगी, ठीक है, नमी महसूस होगी उसमें, क्योंकि उसके अंदर क्या है, H2O, जो नॉर्मल कंडीशन में आपके अंदर एनर्जी बन रही है। और ध्यान रखना, इसके अंदर एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, जहां एरोबिक रेस्पिरेशन होगा, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एनर्जी बनेगी, वहां सबसे ज्यादा एनर्जी होगी। और इनमें क्या होगी, इससे बहुत कम एनर्जी होगी एनारोबिक रेस्पिरेशन में, ठीक है। चलो ये तो थी नॉर्मल एनर्जी, अभी मैं खड़ा हूँ, आप लेटे हुए, जैसे भी आप वीडियो देख रहे हो, तो आपके अंदर एनर्जी इसमें बन रही होगी। दूसरा ईस्ट के अंदर, अब ये ईस्ट क्या है, ईस्ट एक छोटी सी एक सेल की फंजाई होती है, यूनिसेलुलर फंजाई, ठीक है। इसे हम यूज करते हैं अपनी फर्मेंटेशन में, यानी बियर बनाने में, बेवरेजेस यानी आपकी अल्कोहल वगैरह बनाने में, अब केक बनाने में यूज करोगे, और कई जगह भटूरे वटूरे बनाने में वहां ईस्ट काम आएगा। क्यों? क्योंकि ईस्ट करता है एनारोबिक रेस्पिरेशन, एब्सेंस में ऑक्सीजन की, ठीक, वहां प्रोड्यूस करेगा इथेनॉल, इथेनॉल देगा स्वीट टेक्सचर, स्वीट स्मेल देगा उसमें। और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड वहां से जब छोड़ के चली जाएगी, तो आपके केक, पैनकेक वगैरह वो फ्लफी हो जाते हैं ना, वो कार्बन डाइऑक्साइड की जाने की वजह से होंगे, ठीक है। चलो आपको एक बार दिखा दूं कैसे होंगे। वैसे इससे इररिलेवेंट है टॉपिक, ध्यान रखना, इससे इररिलेवेंट है, बस बता रहा हूं कैसे। समझो आपने केक बनाया, इस तरीके से एक केक बनाया, और उस केक में छोटे छोटे छेद हो गए, उसकी वजह से वो फ्लफी हो गया, दब रहा, अच्छा लग रहा, क्योंकि ये जो छेद थे, यहाँ पहले कौन बैठी थी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ से उड़ जाएगी, ठीक है। तो ये करेगा एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक। इसका यूज बेवरेजेस वगैरह आपको बता दिया मैंने। दूसरा आ गया मसल सेल, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो, जैसे मैं बोल रहा हूँ, अब मैं सो जाऊंगा, ठीक है, मैं सुबह उठा, मेरे मन में आया कि आज मैं 10 किलोमीटर की दौड़ लगा दूं, चलो मैंने 10 किलोमीटर की दौड़ लगा दी। लेकिन जब मैं आज सोऊंगा और अगले दिन उठूंगा, तो मेरे दोनों पैर अकड़ जाएंगे, मेरी कमर अकड़ जाएगी। क्यों भाई? क्योंकि आपने उन मसल का आज तक इस्तेमाल नहीं करा था, और आप भागते 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 हाँफ भी रहे होंगे, क्योंकि आपके शरीर में किसकी कमी होगी, ऑक्सीजन की कमी। तो ऐसे टाइम पे शरीर को एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया इनफ नहीं होगा, क्योंकि ऑक्सीजन की हो जाएगी कमी। तो उस टाइम पे जो एनर्जी टूटेगी, वो टूटेगी आपके जाके मसल सेल के अंदर, ठीक है। और एज अ बाई प्रोडक्ट क्या बनेगा वहां पे, लैक्टिक एसिड। और ये लैक्टिक एसिड आपके क्रैम्प्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कि भाई यहाँ दर्द हो रहा, पैर नहीं मुड़ रहा, ठीक है, और वो बाएं उठ जाए जैसे बोलते हैं, वो भी लैक्टिक एसिड की वजह से ही होगा। तो जो लैक्टिक एसिड है, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा यहाँ पे, मसल क्रैम्प्स के लिए, मसल क्रैम्प्स के लिए, ठीक है। तो ये जो लैक्टिक एसिड होगा, वो रिस्पॉन्सिबल होगा मसल क्रैम्प्स के लिए, जो कि आप अगर एकदम वाइगरसली एक्सरसाइज कर लोगे, ज्यादा क्रिकेट खेल लोगे, ज्यादा भाग लोगे, मतलब ज्यादा कुछ भी एक्टिविटी अगर आप अपने शरीर के साथ कर लोगे, तो वहां पे लैक्टिक एसिड जरूर बनेगा, और उसकी वजह से फिर आपको पेन फील होगा मसल्स के अंदर, ठीक है। और साथ में CO2 और ATP, और ये ATP बहुत कम अमाउंट में निकलेगा, ताकि आपको थोड़ी बहुत एनर्जी प्रोवाइड कर दे, ताकि आप रिकवर कर सको, दोबारा से इस वाले प्रोसेस में आ सको। इसमें ATP सबसे ज्यादा निकलेगा, इन दोनों में ATP बहुत कम निकलेगा। ये और ये हमारे अंदर होंगे, और ये ईस्ट के अंदर होगा, ठीक है। ये आपका टोटल रेस्पिरेशन होगा कंप्लीट, आपकी बुक के अंदर जितना भी था, ठीक। इसके बाद हम एक लास्ट टॉपिक, छोटा सा टॉपिक लेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नोट कर लो। तो चलो आज का नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक लगा लो, टीथ एंड टूथ डिके, टीथ एंड टूथ डिके, ठीक है। वैसे तो डाइजेशन का टॉपिक है, लेकिन वहां पे थोड़ा ज्यादा हो गया था, लंबी वीडियो जाती, तो इस वजह से मैंने सोचा इसे अलग से कवर कर लेंगे, टीथ और टूथ दिखे को, ठीक है। सबसे पहले आपके अंदर दांत देखे होंगे अपने मुंह के अंदर, सबने देखे। तो बचपन में सबसे पहले लो वो मम्मी पापा बोलते हैं कि भाई दूध के दांत है, टूटेंगे फिर नए आएंगे, ठीक है, लेकिन जब वो टूट जाएंगे वो नहीं आने के, फिर तो इन्हें बचा के रखना।
तो वो जो दूध वाले दांत है, ठीक है, तो वो सबसे पहले जो आपके अंदर टीथ आएंगे उन्हें बोलेंगे हम टेम्पररी टीथ, ठीक है, क्या बोलेंगे, टेम्पररी टीथ या फिर मिल्की टीथ, दूध वाले दांत, ठीक है। ये आपके रहेंगे लगभग लगभग 10 से 12 साल की एज में, उसके बाद ये धीरे धीरे टूट टूट के सब नए आ जाएंगे, ठीक। कौन रिप्लेस कर देगा इन्हें, रिप्लेस्ड बाय परमानेंट टीथ, परमानेंट टीथ, यानी जो असली अब जो दांत है अगर अब टूटे अब नहीं आएंगे, जो परमानेंट टीथ है वो एक बार आ गए तो फिर उसके बाद जम जाएंगे, उसके बाद टूटे तो उसके बाद नहीं आएंगे, लेकिन मिल्क टीथ एक बार आएंगे और उसके बाद वो रिप्लेस हो जाएंगे परमानेंट टीथ से, ठीक है। अब इसके बाद देखेंगे हमारे पास दांत कौन कौन से होंगे। सबसे पहले हमारे पास होंगे इंसीजर्स, नंबर 1 है हमारे पास इंसीजर्स, इंसीजर्स, ठीक है। ये काम करेंगे टीयरिंग का, यानी सबसे पहले जो आप बिस्किट जो भी खाओगे, बिस्किट खाओगे तो सामने वाले दांत से ऐसे तोड़ोगे तो जो चीरने का काम करेंगे यानी टीयरिंग का काम करेंगे वो होंगे आपके पास इंसीजर। 2 होंगे आपके पास अपर जो और 2 होंगे आपके पास लोअर जो, ठीक है भाई। चलो दूसरे है हमारे पास, ये लिख दूं कैनाइंस, कैनाइंस, ठीक है। उन्होंने करा था टीयरिंग का काम, ये करेंगे आपका ग्राइंडिंग का काम, पीसने का काम करेंगे, ठीक है। चलो तो ये भी ये होंगे आपके पास 1 इन अपर जो और 1 इन लोअर जो, ठीक है। ये हो गया आपके पास कैनाइन, ये वाले दांत, ठीक, जिन्हें वैम्पायर टीथ भी बोल देंगे। फिर आपके पास तीसरे मोलर्स, प्रीमोलर्स, प्रीमोलर, ठीक, ये काम करेंगे च्यूइंग और ग्राइंडिंग का, च्यूइंग और ग्राइंडिंग का, ठीक है। च्यूइंग मतलब चबाने का और उसे पीसने का, प्रीमोलर काम करेंगे। ये होंगे आपके पास 2 इन अपर जो, 2 इन लोअर जो। चलो नेक्स्ट है अपने पास मोलर, ठीक है। मोलर भी सेम ग्राइंडिंग, और जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होंगे यानी जो लार्ज पार्टिकल्स होंगे उन्हें स्मॉल बनाने का काम करेंगे, ठीक। ये होंगे आपके पास 3 इन अपर जो, 3 इन लोअर जो। ये आपको याद होनी चाहिए कितने कितने दांत कहाँ हैं, ठीक है। अब मेन जो इसके अंदर टॉपिक है वो है हमारे पास डेंटल फॉर्मूला, जो आपसे पूछा जाएगा, डेंटल फॉर्मूला। डेंटल फॉर्मूला एडल्ट का पूछ लेंगे, आपके पास है डेंटल फॉर्मूला याद रखना है 2 1 2 3 अपॉन 2 1 2 3 इंटू 2, ये है आपके पास डेंटल फॉर्मूला। और जब इसकी 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास आ जाएंगे एडल्ट के टीथ। वैसे आपको ऑप्शन में देके रखेंगे वहां इंटू 2 नहीं मिलेगा, खाली ये मिलेंगे, ठीक है। उल्टे सीधे ऑप्शन दे देंगे, उनमें से करेक्ट ऑप्शन ये होगा, तो आपको डेंटल फॉर्मूला पे ये टिक मार के आना है, ठीक है। टोटल आपके अंदर कितने होंगे, 32 दांत होंगे, 32। और अगर इसकी 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाएंगे एडल्ट या नंबर ऑफ एडल्ट टीथ, ठीक है। तो ये तो आपके पास जितने भी आपके टीथ हैं उनका काम क्या है और डेंटल फॉर्मूला ये था, ठीक। आप एक बार इसे नोट कर लो। आज का लास्ट टॉपिक है आपके पास टूथ डिके। टूथ डिके का मतलब क्या होगा, डिके का मतलब सड़ना, सड़ना, ठीक है। अब जो आपके दांत होंगे यानी आपकी जो मुंह की पीएच होगी वो होगी 5.5, अगर उससे नीचे गई तो आपके दांत खराब होने शुरू हो जाएंगे। समझो आपका एक दांत है, फॉर एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक, ये वाला लगते प्रीमोलर मोलर ले लेंगे, ठीक है। ये आपका पीछे वाला दांत है इस तरीके से, और इसके ऊपर एक परत चढ़ी हुई है जिस परत का नाम होता है इनेमल, यानी एक इसके ऊपर प्रोटेक्टिव लेयरिंग होगी दांत को बचाने के लिए, उसे बोल लेंगे हम
इनेमल। इनेमल, अभी जो इनेमल होगी ये वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट लेयर है आपके कैल्शियम फोस्फेट की बनी हुई है शरीर के अंदर, ठीक है, दांत के ऊपर जो होगी। लेकिन ये 5.5 पीएच तक तो झेल लेगी, और उससे नीचे अगर चला गया तो नहीं झेल पाएगी, तो ये खराब होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो टूथ डिके का मतलब यही है, दांतों का सड़ना। अब सड़ेंगे कैसे? समझो आपने खाना खाया, ठीक है, ईट फूड। अब खाना खाने के बाद आपने ना कुल्ला करा ना कुछ करा, तो जो खाने के अंदर शुगर थी, कार्बोहाइड्रेट थे, कार्बोहाइड्रेट, वो आपके रह गए दांत के अंदर, ठीक है। अब जो कार्बोहाइड्रेट यहाँ रहेगी, कार्बोहाइड्रेट सिंपली है क्या? शुगर ही तो है, ठीक। उसके ऊपर एक्ट करेंगे बैक्टीरिया, मैं बना दूं यहाँ इस तरीके से, शुगर यहाँ रहेगी दांत में फंसी हुई ऐसे, ठीक। अब मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया आपके मुंह के अंदर है, ठीक, आपको पता भी नहीं। वो बैक्टीरिया, उनमें से कुछ बैक्टीरिया इस शुगर के ऊपर आके काम करेंगे और इसे डिकम्पोज करेंगे। डिकम्पोज कौन? बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया से डिकम्पोज करते टाइम क्या करेंगे? रिलीज करेंगे एसिड, एसिड रिलीज। अब ये जो एसिड रिलीज करेंगे, ये एसिड जाके किसे डैमेज करेगा? डैमेज इनेमल। और जब इनेमल डैमेज होगी तो क्या होगा फिर? टूथ डिके। क्यों? क्योंकि जो आपकी पीएच होगी 5.5 से घट के नीचे आ जाएगी, और फिर आपके दांत जो होंगे खराब होने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। इसकी लैंग्वेज आप बना के लिख सकते हो, या फिर मैं भी लिखवा दूं। अच्छा, सबसे पहले लेफ्ट ओवर शुगर इन टीथ या टूथ, क्योंकि सारे दांत मिला के टूथ बोल देंगे, वैसे टीथ बोल देंगे। इन टूथ डिकम्पोज्ड या डिकम्पोजेस बाय बैक्टीरिया in our mouth. During this process, they release some acids which damage the enamel layer, due to which our tooth decay, ठीक है। वही जो हमने लिखा, क्या हुआ? खाना खाया, खाने के अंदर शुगर, प्रोटीन, स्टार, सब फैट, सब कुछ था, वो तो चला गया, लेकिन जो शुगर थी वो हमारे कुछ दांतों में जो होगी फंसी रह जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा? उसके ऊपर आपके, अगर आपने कुल्ला नहीं करा, ब्रशिंग नहीं करी, कुछ नहीं करा प्रॉपर्ली, तो वो फंसी रह जाएगी। देखो, अगर आपको एक कम करना है, मतलब देखो टूथ दिखे तो किसी का नहीं बचता, 70 साल की उम्र तक किसी के दांत नहीं बचते, सबके गिर लेंगे, ठीक। लेकिन हम इसे स्लो कर सकते हैं, यानी जल्दी ना गिरे, तो ब्रशिंग कर सकते हैं, ताकि जो एसिड है उसे हम न्यूट्रलाइज कर सकें। खाना खाने के बाद हम जरूर कुल्ला करें, ठीक। तो क्या होगा? वो शुगर फंसी रहेगी, अब उस शुगर के ऊपर बैक्टीरिया के काम करेंगे, उस बैक्टीरिया के ऊपर काम करते हुए कुछ एसिड रिलीज करेंगे। अब एसिड जो होंगे आपके मुंह की जो पीएच होगी उसे डाउन ले आएंगे। अब आपके मुंह की पीएच क्या हो जाएगी? डाउन हो जाएगी 5.5 से। उसके बाद आपके दांत सड़ने शुरू हो जाएंगे, जैसे हमने क्या बोल दिया, टूथ डिके। और वो कैसे डैमेज करेंगे? आपकी इनेमल की लेयर को, ठीक। एक बार लिख दूं मैं, इनेमल क्या है? प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ टीथ, ठीक है, प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ टीथ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जिसके अंदर हम करेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग्स, हार्ट पढ़ लेंगे, आर्टरीज वगैरह सब कुछ देख लेंगे, ठीक। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।